हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाएंगे। लगातार आपकी क्लासें यहाँ पर दी जा रही हैं। सुबह 7 बजे यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाता है, तो सुबह 7 बजे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट का समय डेली का डेली दीजिए, क्योंकि लेखपाल भर्ती में आपके आईएएस की तैयारी करने वाले, पीसीएस की तैयारी करने वाले भी बैठेंगे। उनको क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप डेली का डेली यहाँ पर रिवीजन नहीं करेंगे, डेली का डेली यहाँ पर पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए आप लोग डेली का डेली वीडियो देखिए। 10 से 15 मिनट का समय देना है बस, ठीक है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से यूपीजी के हिंदी और ग्रामीण परिवेश पूर्णतः आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है, कितनी है? याद रखिएगा कि लगभग 2.5 लाख के करीब पहुंचने वाली है। तो 2.5 लाख के अकॉर्डिंग आप लोग कौन से ऑप्शन में सही करेंगे? सी वाले को आप सही करेंगे, ठीक है। सी वाले को सही करेंगे, क्योंकि जब डिजिट में होता है, लगभग में होता है, तो आप लोग इसको मत लगाइएगा। लगभग में जब होता है तो हम लोग उसके आसपास ही लगाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन है? प्रथम 2 राज्य कौन है? याद रखिएगा, पहला जो आपका राज्य था वो आपका राजस्थान था, नागौर, ठीक है, नागौर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 राज्य हैं, इसका मतलब है कि राजस्थान के साथ साथ एक राज्य और भी आपका था, जो आपका आंध्र प्रदेश है। तो पहले राजस्थान हुआ था, फिर आपका आंध्र प्रदेश, लेकिन दिन वही था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? यहाँ पर पंच जो कहा जाता है वो लगभग कितने होते हैं? याद रखिए, 7 से लेके 17 तक आपके जो होते हैं वो आपके उसमें से पंच शामिल होते हैं। गांव में आप देखते हैं, किसी गांव में 12 आपको मिल जाएंगे, किसी गांव में 13 मिल जाएंगे, इस प्रकार से होते हैं। तो 7 से लेके आपके कह सकते हैं 17 तक के बीच में आपको देखने को मिलते हैं जो आपके पंच होते हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक अर्थात मीटिंग होनी चाहिए? ये देखिए, यहाँ पर न्यूनतम की बात किया है, मैक्सिमम की बात नहीं किया है। और जब न्यूनतम की बात करता है तो आपके कितना लगाना है? यहाँ पर डी लगाना है, ठीक है। 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर अकस्मात किसी प्रकार से इन्हें बुलाया जाए तो बुलाया जा सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ 2 बार। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम शब्द इसीलिए लगाया गया है कि न्यूनतम तो 2 होंगी ही, लेकिन अगर आवश्यक कार्य पड़ता है तो इनको जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ये भी प्रश्न हमने आपको पढ़ाया है। याद रखिएगा कि न्यूनतम जो आयु सीमा होती है, मान लो आपको प्रधान बनना है तो आपको कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए ना। अगर 21 वर्ष है तो आप प्रधान बन सकते हैं। ये चीज़ हम आपको हिंदी में भी बताए थे, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न आपका है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? याद रखिए, तहसील स्तर दिया है और तहसील स्तर पर जो आपके सरकारी निकाय होते हैं उन्हें हम लोग पंचायत समिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायत समिति बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे गांव जहां के व्यक्ति खेती नहीं करते हैं बल्कि खेतों के क्षेत्रों को निरंतर बदलते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लगभग हमने काफ़ी पढ़ा दिया है, मिक्स क्वेश्चन आपको मिलने लगे हैं। लगभग यहाँ पर देख सकते हैं तो कवर होने की स्थिति में आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वे गांव जहां के व्यक्ति खेती नहीं करते हैं बल्कि खेतों के क्षेत्र को निरंतर बदलते रहते हैं, ठीक है। इन्हें स्थानांतरित खेती के अंतर्गत बोलते हैं। और इन्हें बोलते क्या है? इन्हें बोलते हैं संक्रमणीय कृषक गांव। क्या बोलते हैं? संक्रमणीय कृषक गांव। मतलब कह सकते हैं कि ये लोग स्थिर नहीं रहते हैं, कोई खेती कहीं पर करते हैं, इसके बाद वहाँ पर उपज हो गई, इसके बाद उसे जोतते वगैरह नहीं है, दूसरी जगह सफाई करते हैं, वहाँ पर खेत बना लेते हैं। जैसे झूम खेती आपने नाम सुना है, जो नागालैंड में ज़्यादा से ज़्यादा होती है, पूर्व उत्तर में, है ना। तो वही चीज़ आपका दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपकी होती है, इन्हें हम लोग बोलते हैं संक्रमणशील कृषक गाँव, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जहां व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है वे गांव कौन से हैं? देखिए, जहां पर स्थायी रूप से रहें, जो स्थायी रूप से रहते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? स्थायी गांव बोल देंगे। सिंपल सी बात है। तो 8 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर।
अगला प्रश्न है कि ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। ग्रामीण में देखो आर्थिक विशेषता भी होती है, सामाजिक भी होती हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं, क्योंकि गांव के लोग कल्चर को बहुत मानते हैं, समाज को भी वो मानते हैं और आर्थिक परिस्थितियां तो उनसे जूझना पड़ता ही है। कई प्रकार की विशेषता होती हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि आकारीय गांव की विशेषताएं बताइए। आकारीय गांव, आकारी गांव क्या होते हैं, तो आपके लिए पहली बार पॉइंट आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर जो आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। आकारी गांव जो होते हैं वो घनी जनसंख्या ना होकर कृषक का सीधा प्रकृति से संबंध होता है। ठीक है, मतलब देखते हैं बहुत ऐसी जगह देखे होंगे जहां पर आपके 4-5 घर बने होते हैं, जैसे गंगा के किनारे समझ लीजिए, है ना, और वहां पर कह सकते हैं कि ये प्रकृति के अनुसार ही ढले होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए और बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हेरेल्ड जेपी के का ग्रामीण वर्गीकरण कौन सा है। मतलब यहाँ पर जेपी जी ने यहाँ पर ग्रामीण का वर्गीकरण किया है कि वहाँ के लोग किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए ग्रामीण लोग होते हैं कई प्रकार के, हमने बताया कि स्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होंगे और संक्रमणशील कृषक भी होंगे। अर्थात यहाँ पर जो आपका हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र में आपके अलग अलग होते हैं। कहीं पर आपकी इस प्रकार की खेती, कहीं पर आपके लोग पास में रहते हैं, कहीं कहीं लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सभी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय से माना जाता है। यह प्रश्न आपका हमेशा और हर एक लेवल में पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और ये जो माना जाता है ये आपके लॉर्ड रिपन को माना जाता है। याद रखिए ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वर्तमान समय में पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में नहीं है। देखो बलवंत राय मेहता का नाम सुने होंगे, हमने कई बार पढ़ाया है कि बलवंत राय मेहता जो आपके हैं उन्होंने किसी भी गांव के डेवलपमेंट के लिए 3 स्तर की बातें किया था। उनमें से कह सकते हैं कि ये 3 स्तर आपके कौन कौन से थे, तो याद रखिए जैसे कि आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, गांव के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र के लिए क्षेत्र पंचायत, फिर आपका जिला पंचायत, लेकिन न्याय पंचायत इसमें से आपका नहीं आता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी ये त्रिस्तरीय प्रणाली में नहीं आता है। तो याद रखिए त्रिस्तरीय प्रणाली जो आपका कह सकते हैं कि सुझाव दिया वो बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगले प्रश्न को आते हैं कि पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो पंचायत की कौन सी होगी, तो भाई ग्राम सभा ही तो होगी सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ग्राम सभा। अगला प्रश्न आपका है कि जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसे होता है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी जो होता है वो किसके होता है, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका होता है आपके डीएम को होता है। ठीक है, डीएम को होता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई किसी कारण से भूखों मरता है, वो अपने कर्मों से नहीं, अगर किसी प्रकार से होता है तो वो डीएम के जिम्मेदारी होती है। किसी गांव में अगर कोई सर्दी से मर जाता है तो भी इसकी जिम्मेदारी आपके डीएम को होती है। ठीक है, हमने बता दिया इसमें उनके कर्मों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से करना ही नहीं चाहता और ठंड में मर गया तो भाई उसको मुआवजा मिल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब जिम्मेदारियां जो होती हैं वो आपके डीएम को होती हैं, ये समझना आपको जरूरी है। ठीक है, अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्राम सभा के भावी सर्वांगीण विकास हेतु सार्वजनिक उपभोग की भूमि है। ग्राम सभा के भावी सर्वांगीण विकास हेतु सार्वजनिक उपभोग की जो भूमि है ये आपकी भूमि कौन से, सार्वजनिक पूछा है। सार्वजनिक में देखा जाए तो देखिए सार्वजनिक जो जगह होती है, आबादी होती है, उसमें गांव में लोगों को दे दिया जाता है, छोटे छोटे आपके कह सकते हैं प्लाट के रूप में दे दिया जाता है, वो फ्री होता है। ठीक है, चिकित्सा भी वहाँ पर कह सकते हैं फ्री होती है। ठीक है, खेल का मैदान भी कह सकते हैं सभी के लिए होता है। अर्थात ये सभी होते हैं जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपकी होती हैं ग्राम के विकास के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डी हुआ। अगले प्रश्न आपका है कि किसके द्वारा वार्षिक रजिस्टर अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन होता है। याद रखिएगा कि खतौनी में जोतदार के नाम का जो परिवर्तन होता है ये आपकी किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए बोलते हैं ना दाखिल खारिज हो गया। क्या हो गया, दाखिल खारिज हो गया। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किस रूप में, तो दाखिल खारिज हो गया, इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न आपका है बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ। बंगाल ग्राम अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था, यहाँ पर बताना है।
18 का जवाब। तो याद रखिए बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम जो पारित हुआ था यह आपका 1919 में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। यहाँ पर 18 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। देखो यही प्रश्न अभी आपको मिला था, तो हमने बताया था कि 2 आपके राज्य थे, लेकिन पहला जो आपका राज्य था 2 अक्टूबर को वो आपका कौन था। तो आपका जवाब यहाँ पर आपको जगह डी नंबर, आपका राजस्थान में सर्वप्रथम आपकी शुरू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। और अगला प्रश्न दिया है कि संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो भाई पंचायतों के बारे में जो प्रावधान है वो आपकी कहाँ पर किया गया है, 20 का जवाब आपको देना है, 20 का जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि एक ग्रामीण समाज दूसरे ग्रामीण समाज से कैसे भिन्न होता है। एक ग्रामीण समाज दूसरे ग्रामीण समाज से कैसे भिन्न होता है। तो याद रखिए, मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर कोई दूसरा गांव है, उसके गांव में हो सकता है कल्चर और भाषा थोड़ा चेंज हो। ठीक है, कहीं पर अगर आपके केवट लोग रहते हैं उनकी कल्चर बिल्कुल चेंज होते हैं, जनजातियां हैं उनका चेंज होता है, थोड़ी थोड़ी दूर में सभी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि उनके भौगोलिक दशा के आधार पर ये भिन्न होते हैं, रीति रिवाज के आधार पर भी भिन्न होते हैं, उनके कल्चर अर्थात परंपरा के आधार पर भी भिन्न होते हैं। अर्थात ये सभी दशाएं हैं जो एक ग्रामीण समाज दूसरे ग्रामीण समाज से भिन्न होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ग्रामीण विकास के लिए किसके द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं। देखिए ग्रामीण विकास के लिए, याद रखिए गांवों के विकास के लिए जो आपकी योजनाएं होती हैं तो आप देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा भी होती हैं और राज्य सरकार के भी द्वारा चलाई जाती हैं। इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही प्रकार के यहाँ पर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के आधार पर योजनाएं चलती हैं। अगला है कि ग्राम पंचायत का आवश्यक कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत का आवश्यक कार्य जो आपका है वो आपका नहीं है। तो देखिए ग्राम पंचायत में क्या होता है, कृषि उत्पादन का संचालन, सिंचाई की व्यवस्था करना, भूमि क्षरण को रोकना, यहाँ पर दिया वाद विवाद में जुर्माना निर्धारण करना, ये ग्राम पंचायत का आवश्यक कार्य नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना कि वहाँ पर इन चीज़ों पर निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन वाद विवाद ये ग्राम पंचायत के लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वाद विवाद जुर्माना मतलब कहते हैं कोई भी व्यक्ति ने ये किया है उस पर जुर्माना लगा दिया जाए, ये कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं सिंपल सी कि यहाँ पर जैसे प्रधान होता है वो इस प्रकार से जुर्माना नहीं कर सकता है, वो निपटारा कर सकता है। लेकिन हाँ एक आपका ऐसा राज्य बिहार जहाँ पर अगर प्रधान अगर किसी प्रकार की सज़ा बोलता है तो वहाँ पर उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, मतलब साल 2 साल को सज़ा काटनी पड़ेगी, ऐसा वहाँ का रूल है। ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो ये आपका जो अनुच्छेद 243 गा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी। कब लागू की थी, 25 नंबर। तो अभी हमने बताया था 2 अक्टूबर हमने बताया था ना, लेकिन डेट आपकी कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर 1959 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1959 में प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिनके प्रयासों से यहाँ पर कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था आपकी लागू की गई। ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। देखिए आप लोग लगातार क्लासें लेते रहिए, हम आपके लिए लगातार क्लासें दे रहे हैं, तो आप लोग भी 10-15 मिनट का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बार को कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। और देखा जाए तो वास्तविकता काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट किया तो याद रखिए जीवन भर आप सोचोगे 2020 को, और इस बार अगर 2 महीना मेहनत कर लोगे तो जीवन भर इस 2020 को ऐसो भी सोचोगे और ये भी कहोगे कि महामारी तो आई थी लेकिन ये 2020 था कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे लिए सफल रहा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ यादें बनाकर जाओ कि 2020 आपके लिए ये बिल्कुल सा अच्छा लगने लगे, क्योंकि पूरा 2020 तो खराब में निकल गया है, लेकिन कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि आपको याद रहे कि नहीं 2020 में हमने कुछ किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।